वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, तो उसी टॉपिक को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं और होते कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाया है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? हमारा फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकेंड है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड है हमारा फंक्शनल, फोर्थ है हमारा प्रोजेक्ट एंड फिफ्थ है हमारा मैट्रिक्स। वन बाय वन हम लोग इसको कवर करेंगे, इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। मतलब जो भी यहाँ पे अथॉरिटी होती है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो भी आपको काम करना होता है, वो हर सबॉर्डिनेट को उसके सुपीरियर बताते हैं। मतलब कि जो भी हमारा इमीडिएट सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को वो अथॉरिटी देगा कि आपको ये सारी चीज़ें करने हैं, आपके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब आपको फुलफ़िल करना है। और सुपीरियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देना, एंड सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सुपीरियर ने दी है उसको फॉलो करना है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम फॉलो करती है। जैसे कि इसकी मैंने एक इमेज भी यहाँ पे देखी है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के अंडर में आया वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो भी होगा कंपनी का वो बताएगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो भी उनके अंडर में मैनेजर्स जो आएंगे उनको वो बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या अथॉरिटी दी जा रही है किसको। एंड उसके बाद जो मैनेजर्स होंगे वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को वो सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है इन दिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी क्या होती है, वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। सुपीरियर विल गिव ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट आर अकाउंटेबल टू सुपीरियर। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। मतलब ये कि जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को बताएंगे कि उनको करना क्या है, एंड जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी एक्टिविटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है सुपीरियर्स के द्वारा, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के बाद वो अपने सुपीरियर्स को बताएँगे कि उनका काम कहाँ तक पहुँचा, कितना हुआ, जो भी उसका रिज़ल्ट आया वो बताएँगे उसको, अपने सुपीरियर्स को। सबऑर्डिनेट आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफ़िल द ऑर्डर ऑफ देयर सुपीरियर। ठीक है। उसके बाद मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था, तो ये डायग्राम बेसिकली हमें यही डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो हमारा टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है। मतलब कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो भी इनको बताना होगा वो वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो बॉटम में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगा या फिर जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है जिस भी मैनेजर को, वो उनको बताएंगे। और मैनेजर्स का काम क्या होगा कि वो असिस्टेंट मैनेजर को कॉन्टैक्ट करेंगे जो भी काम करवाना है उसके लिए। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, प्रेसिडेंट से असिस्टेंट मैनेजर तक। तो ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे अथॉरिटीज़ टॉप टू बॉटम फ्लो करती है एक सीरीज़ में, मतलब एक हायरार्की में। ओके। सेकेंड आप देखिए, सेकेंड आपका है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सेकेंड आपका क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं ना, स्टाफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। लाइन एग्जीक्यूटिव का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी ये होती है कि उनको अपने जो भी टास्क उनको दिए जा रहे हैं उनको वो पूरे करनी है। और स्टाफ एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइन एग्जीक्यूटिव को कोई भी एडवाइस की अगर ज़रूरत है, कोई भी एडवाइस की ज़रूरत है, तो वो एज अ एक्सपर्ट वो लाइन एग्जीक्यूटिव को एज एडवाइज़र वो काम करते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लाइन एग्जीक्यूटिव भी होती हैं, स्टाफ एग्जीक्यूटिव भी होती है। लाइन एग्जीक्यूटिव अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और स्टाफ एग्जीक्यूटिव एज ए एडवाइज़र, और आप कह सकते हैं कि एज ए एक्सपर्ट वो
ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव आर देयर। यहाँ पे क्या होते हैं कि लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ और एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं, और लाइन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने टास्क के लिए, एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज अ एडवाइज़र और एज अ एक्सपर्ट वो ट्रीट किए जाते हैं। कि लाइन एग्जीक्यूटिव को कहीं भी किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो भी फील्ड उनकी होगी, जिस भी फील्ड में वो स्टाफ एक्सपर्ट होगा, उस फील्ड की उसके पास नॉलेज होगी, तो वो क्या करेगा, लाइन एग्जीक्यूटिव को उस बारे में एडवाइस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। द स्टाफ स्ट्रक्चर इज़ अबाउट हैविंग स्पेशलाइज्ड पीपल हु सपोर्ट द लाइन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। तो जो भी हमारे स्टाफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, उनके वो क्या होते हैं, वो हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ में उनकी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन रहती है, और उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, इसी वजह से वो लाइन मैनेजर्स को और लाइन एम्प्लॉयज़ को वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाफ एग्जीक्यूटिव हमारे क्या होते हैं, एडवाइज़र और एक्सपर्ट होते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड स्टाफ मेंबर नोन अ लॉट अबाउट स्पेसिफिक थिंग लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, लीगल मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या होता है कि किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट रहते हैं, मतलब कि किसी का एक्सपर्टीज़ फाइनेंस में है, किसी का एचआर में है, किसी का लीगल मैटर्स को सॉल्व करने में, किसी का मार्केटिंग में है। तो जिनकी एक्सपर्टीज़ जिस हिसाब से रहती है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने लाइन एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। दे गिव एडवाइस, गाइडेंस एंड स्पेशलाइज हेल्प टू मैनेजर टू मेक गुड डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कि जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट हुई स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स की, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, या फिर किसी चीज़ के लिए कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए एडवाइस लेना है, तो लाइन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, बेसिकली स्टाफ एग्जीक्यूटिव की हेल्प लेते हैं। The line and staff organization help make things run smoothly and effectively by using everyone's skills and knowledge effectively। अब जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया कि यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूटिव और स्टाफ एग्जीक्यूटिव दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो लाइन एग्जीक्यूटिव काम कर रही है और स्टाफ एग्जीक्यूटिव उस काम को करने के लिए उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत स्मूथली एंड इफ़ेक्टिवली सब चीज़ों का मतलब हर इंसान का उनके स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत स्मूथली, बहुत इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली ये रन कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का स्किल्स इन्वॉल्व होता है, उनके नॉलेज को यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टाफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अपने नॉलेज को यूज़ करके, अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके लाइन मैनेजर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, वो ट्राई की जाती है कि वो जल्द से जल्द फुलफ़िल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है, इस डायग्राम को आप देखिए कि ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है। ये डायग्राम आपका डिपिक्ट करता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। यहाँ पर जो आपको ऑरेंज वाले जो लाइन दिख रहे हैं, ये आपको बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है क्या? ये आपको डिपिक्ट कर रहा है लाइन एग्जीक्यूटिव को डिपिक्ट कर रहा है, एंड जो आपकी जो पर्पल वाले जो लाइन ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पे वो आपको डिपिक्ट कर रहा है स्टाफ एग्जीक्यूटिव। मतलब ये कि लाइन एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात करें तो लाइन एग्जीक्यूटिव में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टॉप टू बॉटम हमारी फ़्लो करती है। मतलब कि जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो टॉप टू बॉटम फॉलो करती है। तो देखिए, पहले बीओडी है, देन मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में इतने सारे मैनेजर है, मैनेजर ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये जो साइड में जो लिखा है, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स है मैनेजर है, लीगल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, असिस्टेंट ऑफ एमडी है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जितने भी एचआर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, या फिर कोई एचआर पॉलिसीज़ बनाती है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की ये हेल्प करते हैं। जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर पे कोई भी एडवाइस चाहिए होता है एमडी को, तो वो लीगल एडवाइज़र से वो हेल्प लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर कोई भी चाहिए होता है, मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइस अगर कोई चाहिए होता है एमडी को, तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र करते हैं। और जो असिस्टेंट होते हैं एमडी के, कोई रोल्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करनी है, डिज़ाइन करनी है, कोई भी चीज़ फॉर्म करना है, जैसे कोई पॉलिसीज़ बनानी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए जो एमडी के असिस्टेंट हैं, वो हेल्प करते हैं एमडी की, ठीक है।
तो ये हमारे जो क्या हुआ एचआर मैनेजर, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सब हमारे क्या हो गए स्टाफ एग्जीक्यूटिव एंड हमारे बीओडी, एमडी एंड जो जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, मैनेजर ए, बी, सी, ये हमारे क्या हो गए लाइन एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है एज ए एडवाइज़र और एज ए एक्सपर्ट हमारी लाइन एग्जीक्यूटिव की हेल्प करता है, इसी वजह से इसको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये तो हमारा सेकेंड था। थर्ड हमारा है क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो थर्ड हमारा क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो हमारी कंपनी होती है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज अ कंपनी इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट में और कंपनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है बेस्ड ऑन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, ग्रुपिंग एम्प्लॉय ऑफ स्पेशलिटी, स्किल और रिलेटेड रोल्स। कहने का मतलब ये था कि एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ग्रुपिंग एम्प्लॉय बाय स्पेशलिटी, हर एम्प्लॉय में जो भी उनकी स्पेशलिटी रहती है, जो भी उनके अंदर स्किल्स रहते हैं, उसके हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगा और उसी के हिसाब से उनको जो रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सीईओ के अंडर में अगर आप देखें यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन अलग है, सेल्स अलग है, एचआर अलग है, फाइनेंस अलग है। अब जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ सारे डिपार्टमेंट्स अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं तो मार्केटिंग एक्सपर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होंगे, प्रोडक्शन एक्सपर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे, सेल्स के जो एक्सपर्ट होंगे वो सेल्स में होंगे, एचआर के जो एक्सपर्ट होंगे वो एचआर में होंगे, एंड फाइनेंस के जो हमारे एक्सपर्ट होंगे फाइनेंस के होंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को भी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जो पर्सन जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, इनको भी उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ में भी वो स्पेशलाइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप बस नाम से याद रखिए, मतलब फंक्शनल है इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड आपका है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कहता है, इसमें ये चीज़ होता है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, जैसे कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अगर वो काम कर रही है तो जो उस प्रोजेक्ट में जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी लोग हमारे इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक हायरार्की मेंटेन होती है कि कौन टॉप पोजीशन पे रहेगा, कौन उसके अंडर में कितने लोग रहेंगे, फिर उसके अंडर में स्पेसिफिकली कितने लोग रहेंगे। तो उस वहाँ पे भी क्या होता है कि एक हायरार्की मेंटेन होती है। यहाँ पे जो हायरार्की जो बनती है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर, जो हायरार्की हमारी बनती है वो क्या होती है टेम्परेरी नेचर की होती है। मतलब कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जिसकी भी जो अथॉरिटी रहेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो भी हायरार्की बनी रहेगी वहाँ पे, जो जिसके लिए अकाउंटेबल होगा, मतलब जो भी सबऑर्डिनेट जिन भी सुपीरियर्स के लिए अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के साथ ही जो भी हायरार्की होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ ए हायरार्की एंड अथॉरिटी ऑफ अ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हायरार्की भी होती है, पीपल्स के पास अथॉरिटी भी होती है, बट ये अथॉरिटीज़ उन लोगों के पास सिर्फ तब तक रहती है और ये हायरार्की भी सिर्फ तब तक मेंटेन करके रखी जाती है जब तक वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट ना हो जाए। एक बार प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद ना ही ये हायरार्की रहेगी और ना ही ये अथॉरिटीज़ रहेगी उन लोगों के पास। दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ टेम्परेरी, इट इज़ ओनली फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। क्या है, इट इज़ ओनली फॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, द स्ट्रक्चर विल डिसअपियर व्हेन प्रोजेक्ट विल कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है वैसे ही जो भी ये हायरार्की होती है, ये हायरार्की का जो स्ट्रक्चर होता है, लोगों के पास जो अथॉरिटीज़ होती है, जिनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी रोल्स उनको दिए जाते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ तब तक मेंटेन रहता है जब तक वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखिए
जो मैंने यहाँ पे एक हायरार्की बना के दी है। तो ये सपोज़ कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को जो मैनेजर है वो ए है, मिस्टर ए है, ठीक है? मिस्टर ए प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक? अब मिस्टर ए के अंडर में रिसर्च टीम भी रहेगी, हार्डवेयर टीम भी रहेगी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट सोर्स, मतलब कि ये सारी टीम्स जो रहेंगी वो मिस्टर ए के अंडर रहेंगी। अब ये जो पूरा ये फॉर्म किया गया है, ये हायरार्की, कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में हमारी आरएम भी रहेगी, हमारी रिसर्च टीम भी रहेगी, हमारी हार्डवेयर टीम भी रहेगी, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम भी रहेगी। ये सिर्फ तब तक के लिए ही रहेगा जब तक हमारा वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। एक बार जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी रिसर्च टीम और हार्डवेयर टीम या फिर सॉफ्टवेयर टीम किसी भी तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट मैनेजर को अकाउंटेबल नहीं होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये जो हायरार्की है ये सिर्फ तब तक मेंटेन रहती है जब तक वो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। एक बार वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास पहले जैसी नहीं रहती है, ठीक है? तो ये आपका क्या था? आपका था प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका ये कहता है कि यहाँ पे हमारी फंक्शनल एज वेल एज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोनों इन्वॉल्व होता है। मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो हमारी कंपनी होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है डिपार्टमेंट वाइज, मतलब कि हर डिपार्टमेंट की जो भी स्पेशलाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एज वेल एज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पूरे होने तक जो भी हायरार्की बना के रखी गई है या फिर जो भी अथॉरिटी जिसको दी गई है, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पूरा होने तक ही रहती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कोई अथॉरिटी किसी के पास नहीं रहती, कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं रहता है, ठीक है? तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो दोनों होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ management method that integrate both functional and project oriented approaches. The matrix structure involve dual reporting line where the staff member usually report to both a functional manager who supervise their skill development in a specific department or discipline and a project manager who direct them to realize the project goal and deadline. यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स होंगे वो रिपोर्ट करेंगे, अपने फंक्शनल मैनेजर्स को भी रिपोर्ट करेंगे एज वेल एज से अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। अब फंक्शनल मैनेजर को क्यों रिपोर्ट करेंगे? कि फंक्शनल मैनेजर क्या होते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं उनको, इसी वजह से फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट के गोल्स एंड प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को कंप्लीट करना है, ठीक है? बाकी सब काम के लिए जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो होते हैं फंक्शनल मैनेजर, और स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट का गोल होता है वो जो दिखाते हैं हमारे स्टाफ को कि आपका मेन गोल क्या है, वो हमारे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोजेक्ट को आपको काम करना है, उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? ऑन टाइम, एक डेडलाइन के भीतर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या दिया है, मैंने आपको ये पूरा शेड्यूल बना के, मतलब एक तरीके से एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखिए कि डिज़ाइन स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, फाइनेंस स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ, ये सब कुछ हमारे क्या हैं, अलग अलग है। मतलब